हम जिस नेचर में रहते हैं, जिस प्रकृति में रहते हैं, तो प्राचीन काल से ही नेचर और हमारा एक अनन्य साधारण संबंध रहा है। और नेचर में रहते हुए हम भूमि के उपयोग कहीं ना कहीं करते रहते हैं, चाहे वो कृषि के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे रहने के लिए हो। ऐसे विविध रूपों में हम कहीं ना कहीं भूमि का उपयोग करते हैं। तो इस आधार पे भूमि उपयोग को, लैंड यूज़ को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो भूमि उपयोग क्या है एक्चुअली में, या भूमि का उपयोग क्या है? तो अगर हम भौगोलिक या आर्थिक दृष्टि से देखें तो भूमि का उपयोग क्या है, इसे हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो भूमि का उपयोग का तात्पर्य मानव द्वारा धरातल के विविध रूपों, जिसमें पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, मरुभूमि आ गया, दलदल आ गया, खदान, यातायात, आवास, कृषि, पशुपालन, खनिज में प्रयोग किए जाने वाले कार्यों से है। भूमि का प्रमुख उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है और इसका अन्य उपयोग जैसे यातायात, मनोरंजन, आवास, उद्योग एवं व्यवसाय जैसे कार्यों के लिए भी होता है। बहुधा भूमि का उपयोग बहुउद्देशीय होता है। दोस्तों, भूमि उपयोजन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है ग्रामीण भूमि उपयोजन या ग्रामीण भूमि उपयोग, और शहरी भूमि उपयोग। तो ग्रामीण भूमि उपयोग के तहत हम उद्देश्य के आधार पर या किस काम के लिए हम भूमि का उपयोग में लाते हैं, उस आधार पे 9 भाग में हम ग्रामीण भूमि उपयोग को बांट सकते हैं। तो नंबर 1 है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट यानी या वन, तो जिन स्थान पर या जिन प्रदेशों में वन है, ऐसे प्रदेशों का समावेश वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी भूमियां सम्मिलित की जाती है जो किसी राज्य के अधिनियम के अनुसार वन क्षेत्र के रूप में प्रशासित है। यानी कोई स्टेट किसी ज़मीन को वन अधिनियम के अनुसार अगर प्रशासित है तो उसे हम वन कहेंगे। वो चाहे राजकीय स्वामित्व में हो या निजी स्वामित्व में हो। वनों में पैदा की जाने वाली फसलों का क्षेत्र वनों के अंतर्गत चरागाह वाली ज़मीन या चरागाह के रूप में खुले छोड़े गए क्षेत्र भी वनों के अंतर्गत आते हैं। अब हम नंबर 2 देखेंगे। तो दूसरा है गैर कृषि प्रयोग में प्रयुक्त भूमि या गैर कृषि प्रयोग में उपयोगी भूमि, जिसको हम कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर यूज़। तो इसमें उन सभी भूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें मकान बने हो, जहाँ पर सड़क हो, रेल मार्ग हो इत्यादि प्रयोग में लाया जाता है। उनको हम इस कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार वे भूमियाँ जो जल प्रवाहों, चाहे वो नदियाँ हो, नाले हो, नहरों के अंतर्गत आते हैं, इनको भी हम इसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गैर कृषि प्रयोगों की भूमियों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। नंबर 3 पर है बंजर और गैर कृषि योग्य भूमियाँ, जिसको हम कहते हैं बैरन एंड वास्ट लैंड। तो इस श्रेणी में उन हम भूमियों को शामिल करते हैं जो बंजर है या तो कृषि के लिए योग्य नहीं है। तो इस श्रेणी में पर्वत, पठार और रेगिस्तानी हम जमीन को सम्मिलित करते हैं। और इन जमीन को अत्यधिक लागत के बिना या ज़्यादा लागत के बिना हम फसलों के अंतर्गत नहीं ला सकते। इसीलिए ये ऐसे भूमि को हम बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि कहते हैं। बंजर और गैर कृषि योग्य भूमियाँ कृषि क्षेत्र के मध्य में भी हो सकती है या तो इसके पृथक भी हो सकती है। 4th पे है स्थायी चरागाह, जिसको कहते हैं हम एरिया अंडर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड।
तो इसके अंतर्गत चराई वाली सभी भूमियाँ सम्मिलित होती हैं। मतलब चरागाह के लिए जो भूमियों का एक रिजर्व रखा जाता है, उन सभी भूमि को हम यहाँ सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार की भूमियाँ घास स्थली हो सकती है या स्थायी चरागाह के रूप में। ग्राम समूह के चरागाह भी, यानी ग्राम में जो एक समूह होता है वो भी इस श्रेणी में आते हैं। और जनरल गांव में जो चरागाह की भूमि होती है वो ग्राम पंचायत के अधीन में होती है और ये सरकारी होती है। एंड नंबर 5 है विविध वृक्षों एवं बाग वाली भूमियाँ, एरिया अंडर मिसेलियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोस। तो इस कोटि में या इस श्रेणी में कृषि योग्य सभी भूमियाँ सम्मिलित की जाती है जिन्हें शुद्ध कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है, किंतु कृषिगत प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके अंतर्गत छोटे पेड़, छावन वाली बाँस की झाड़, ईंधन वाली लकड़ी के वृक्ष सम्मिलित किए जाते हैं जो भूमि के उपयोग वितरण में बागान शीर्षक में सम्मिलित नहीं है। एंड नंबर 6 है जो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जिसको हम कहेंगे कल्टीवेबल वास्टलैंड। तो इस श्रेणी में हम उस भूमि को सम्मिलित करते हैं जो खेती के लिए तो उपलब्ध है, परंतु जिस पर चालू वर्ष और पिछले 5 सालों में या उससे अधिक समय से फसल नहीं उगाई गई है। ऐसी भूमियाँ परती हो सकती है, पड़ित हो सकती है या झाड़ियों और जंगल वाली हो सकती हैं। तो यह भूमियाँ किसी अन्य प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। और वह भूमि जिसमें एक बार खेती की गई है परंतु पिछले 5 वर्षों से खेती नहीं की गई है, ऐसे भूमि का हम सम्मिलित इस श्रेणी में करते हैं। नंबर 7 है वर्तमान परती भूमि, करंट फेलोस। इस श्रेणी में हम उस कृषि क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं जिसमें केवल चालू वर्ष में पड़ित रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी पौधशाला वाले क्षेत्रों को उसी वर्ष पुनः किसी फसल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता तो उसे हम चालू पड़ित भूमि कहते हैं। एंड नंबर 8 है अन्य पड़ित भूमि या परती भूमि, फेलो अदर देन करंट फेलो। अन्य परती भूमि के अंतर्गत वे भूमियाँ आती है जो पहले कृषि के अंतर्गत थी परंतु अब स्थायी रूप से 1 वर्ष की अवधि से अधिक परंतु 5 वर्ष की अवधि से कम खेती के अंतर्गत नहीं है। और ज़मीन खेती से बाहर होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें किसानों की गरीबी हो सकती है, पानी की अपर्याप्त पूर्ति हो सकती है, विषम जलवायु हो सकता है, नदियाँ और नहरों की भूमियाँ और उससे खेती का गैर लाभदायक होना इत्यादि इस क्षेत्र में आते हैं। एंड नंबर 9 है वो है शुद्ध कृषि क्षेत्र, एरिया सोन। तो इस श्रेणी में फसल और फसलोत्पादन के रूप में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। मतलब इसमें उसी खेती को हम लाते हैं जिसमें शुद्ध रूप से फसल बोया गया है। एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र की गणना भी एक बार की जाती है। मतलब किसी भूमि में हम 1 से अधिक बार अगर हम फसल लेते हैं साल में, तब भी हम इसकी गणना एक बार ही करते हैं। यह कुल बोए गए क्षेत्र से कम होता है क्योंकि कुल बोए गए क्षेत्र और एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्रों का योग होता है। तो इस तरीके से हमने ग्रामीण जो भूमि का उपयोग को देखा। जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो है शहरी भूमि उपयोग, जिसे हम कहेंगे लैंड यूज इन अर्बन एरियाज। तो जब हम ग्रामीण एरिया के जो लैंड यूज़ है या भूमि उपयोग है वो अलग होगा और शहरी क्षेत्र का भूमि उपयोग अलग होगा। क्योंकि आपने देखा है कि गांव के लोग या गांव में जो लोग होते हैं उनका जो
ज़्यादातर जो मुख्य व्यवसाय होता है वो प्राइमरी व्यवसाय होता है, और प्राइमरी व्यवसाय में खेती की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और इसलिए वहाँ का जो लैंड यूज़ है वो अलग होगा, शहरी क्षेत्रों का अलग होगा। तो शहरी भूमि उपयोग में या शहरी भूमि उपयोजन में हम देखेंगे कि कैसा होता है। तो नंबर फर्स्ट है कि आवास के लिए, फॉर रेसिडेंशियल एरिया। तो शहरी क्षेत्रों में जो आवास के लिए या रहने के मकान के लिए जो भूमि का उपयोग किया जाता है उसे हम आवासीय क्षेत्र कहते हैं। नंबर दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र। ऐसे ज़मीन या ऐसे भूमि जहाँ पर किसी न किसी रूप में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है या किसी वस्तु का निर्माण कार्य किया जाता है, तो और जहाँ पर लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए जाकर काम करते हैं, रोजगार उपलब्ध होता है, तो ऐसे ज़मीन को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। एंड नंबर थर्ड है वो है संस्थात्मक क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एरिया। तो इंस्टीट्यूशनल एरिया में शैक्षणिक संस्था है, हॉस्पिटल है, विश्वविद्यालय है ना, और शहरी में लेवल में जो विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालय है इत्यादि का समावेश हम संस्थात्मक क्षेत्रों में करते हैं। एंड नंबर फोर्थ है रिक्रिएशनल एरिया, जिसको हम कहते हैं मनोरंजन क्षेत्र। तो जब शहर में नागरिकों के मनोरंजन के लिए जब भूमि का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को मनोरंजन के लिए उपयोगी भूमि कहते हैं। जैसे खेल का मैदान इसका एक उदाहरण है ना, बगीचा है, सिनेमा गृह है, नाट्य गृह है, इन सभी का हम समावेश मनोरंजन क्षेत्र में करते हैं। एंड नंबर फिफ्थ है वो है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में जब हम उस भूमि का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए करते हैं, तो ऐसे भूमि को हम यातायात कहेंगे। जैसे कहेंगे हम एयरपोर्ट, है ना, रेलवे स्टेशन, सड़क, है ना, प्राकृतिक बंदरगाह, रेल मार्ग इत्यादियों का समावेश हम यातायात साधनों में करते हैं। एंड नंबर सिक्स्थ में है कमर्शियल एरिया, जिसको हम कहते हैं व्यापारिक क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्रों में जिस ज़मीन पर पक्का माल बनाया जाता है और दैनंदिन बिक्री किया जाता है, विक्रय किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र निवास क्षेत्रों में ही पाए जा सकते हैं या कुछ अलग जगह में भी ऐसे क्षेत्रों का उपयोग हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्र या ऐसा भूमि जिस पर कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार किया जाता हो, माल का क्रय विक्रय किया जाता हो, तो ऐसे क्षेत्रों को हम व्यापारिक क्षेत्र कहते हैं। एंड नंबर 7 है रेखांकित या सीमांकित भूमि, जिसको हम कहते हैं प्लाट लेआउट। यह जो भूमि है ये शहरों से थोड़ा दूर होता है या शहरों से लगकर होता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो फ्यूचर में यहाँ पर मकान या बांधकाम के लिए उपयोग में किए जाने के लिए किया जाता है। एंड नंबर 8 है शहरी क्षेत्रों वाले भूमि में, वो है मिसलियस यूज़, जिसे हम कहेंगे मिश्रित भूमि उपयोग या मिश्रित भूमि उपयोजन। किसी क्षेत्र में जब अनेक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं भूमि का मिश्रित उपयोग। जैसे शहर के किसी एक ही स्थान पे उस भूमि का उपयोग हम व्यवसाय के लिए करते हैं, औद्योगिक के लिए करते हैं, और मकान के लिए करते हैं, दुकान के लिए करते हैं, स्कूल के लिए करते हैं, दवाखाना के लिए करते हैं। ऐसे एक ही जगह पर अनेकों उद्देश्य के लिए जब हम भूमि का उपयोग करते हैं तो इसे हम मिश्रित भूमि कहते हैं। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि शहरी भाग और ग्रामीण भाग में भूमि का उपयोजन के आधार पर
कैसे हम उसको विविध प्रकारों में या विविध भागों में डिवाइड किया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।